नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 जून 2023 और आज आपका फेज 11 का एग्ज़ाम था और सेकेंड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लाया हूं। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपको हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, जो मैं प्रैक्टिस सेट की वीडियो करा रहा था, अगर जो बच्चे वीडियो अटेंड करके गए होंगे, जितने भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है उसका 80% प्रश्न मैंने कराया है और इसके साक्ष्य आपको टेलीग्राम पे PDF के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है ना। तो भाई ये आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 में किसी विशेष धर्म के ऊपर आप शैक्षणिक संस्थान जो केंद्र सरकार के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा पोषित है उसमें आप जो है किसी धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। इसके अलावा 25 से 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। मैंने आपको फंडामेंटल राइट की सारे आर्टिकल यूं रटा दिए हैं जैसे एक बच्चे को ABCD रटाया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। इसके अलग अलग पोर्शन में अलग अलग बात करी गई है। जैसे 14 में बात करेंगे तो इसमें खाली समता का अधिकार होता है। 15 में बात करेंगे तो जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। 16 में लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता है। 17 में आपका छुआछूत या अस्पृश्यता कहते हैं, इसका अंत है। 18 में बात करेंगे तो उपाधि का अंत है और 19 में बात करेंगे तो प्रेस की स्वतंत्रता है। तो ये हमारे राइट टू इक्वलिटी के 5 आर्टिकल हैं, जिसके 19 के कई पार्ट हैं, जिसमें 6 पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कर सकते हैं। आप वाक एवं व्यक्ति के अधिकार के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। ये सब मीडिया वगैरह जो है आर्टिकल 19 में ही आ जाती है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार दिए गए हमें फंडामेंटल राइट के थ्रू। एक तो 23 दिए गए हैं, एक तो 24 दिए गए हैं। 23 में क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने पे नहीं लगाया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये 24 में है। 23 में क्या कहा जाता है कि मानव तस्करी जो है अवैध है। मानव तस्करी पे रोक या फिर बलात्सरम निषेध है। बलात्सरम मतलब ज़बरदस्ती कोई किसी से काम नहीं करवा सकता। इस प्रकार की छूट जो हम लोगों को मिला है ये आर्टिकल 23 से मिला है। इसके अलावा आर्टिकल 21 एगो बच गया जिसे निजता का अधिकार कहा जाता है या फिर इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। और मैंने इस आर्टिकल के बारे में ये भी बताया है कि परिस्थिति चाहे कैसा भी हो, ये आर्टिकल कभी नहीं बदलता है, ये बदलने योग्य नहीं है। अन्य मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे अगर देश में आपातकाल लगा हो, लेकिन ये वाला अधिकार आपसे नहीं छीना जाएगा। मैंने ये भी बताया था फनी लैंग्वेज में कि भाई ज़िंदगी जीना किसी से कोई नहीं छीन सकता। इसके अलावा एक 22 है, ये भी सजा आदि के मामले में थोड़ा छूट की बात करता है और 20 भी इसी प्रकार का है जो जनहित की बात करता है जब आप पे कोई दोष लगाया गया हो। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री या वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन है। देखिए मैंने बिहार SSC का जब प्रैक्टिस सेट करवाया था तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताया है और उसी स्लाइड को मैं यहाँ से फिर से कॉपी किया हूँ, फिर से बताऊँगा। अब ये पूछा गया है तो आने वाले जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट में रखा गया है ये ज़रूर पूछे जाएंगे और नहीं पूछा गया तो मैं यही हूँ, आप मुझे बताइएगा, है ना। बहुत साल का जो है इस क्षेत्र में अनुभव रहा है, यही आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ, अन्यथा कोई मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, है ना। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार ये अनंत नागेश्वरम साहब हैं। ये किसके स्थान लिए थे तो के सुब्रमण्यम साहब का स्थान लिए थे। किसके स्थान लिए थे? के सुब्रमण्यम साहब का स्थान लिए थे। उसी समय बहुत सारे जो है की पोस्ट हैं उनमें पलट हुआ था और मैं सबका नाम बताया हूं। अभी मैं एक बात और फिर से दोहरा दूं कि जो गवर्नर का फेरबदल फरवरी 2023 में किया गया ये भी आपका क्वेश्चन का आधार बनेगा और जब आएगा तो धूम मचाएगा। इसे भी देख लीजिएगा, मैंने प्रैक्टिस सेट में करवा दिया है। DRDO के अध्यक्ष भी उसी समय चेंज हुए थे, समीर भी कामत बने थे। और ये किनका स्थान लिए थे तो G सतीश रेड्डी साहब का स्थान लिए थे। ये भूतपूर्व था, वर्तमान में समीर भी कामत है। इसरो के भी अध्यक्ष उसी समय चेंज हुए थे, S सोमनाथ साहब बने थे। और किसका स्थान लिए थे तो के सिवन का स्थान लिए थे। यानी पास्ट में के सिवन थे, वर्तमान में इसरो के जो चीफ हैं ये आपका सोमनाथ साहब है। इसरो से बहुत कुछ सीखने को है आपको। इसरो की स्थापना कब हुई थी तो 1969 में हुई थी। 1969 में मैं 4-5 चीज़ बताता हूँ। एक तो इसरो बताता हूँ, मानव जो चांद पे गए थे ये भी 1969 में ही गए थे, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में ही प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये चारों चीज़ एक ही साथ रखेंगे। इसके अलावा के सिवन जो आपका दिख रहा है जो इसरो के पूर्व चीफ थे, इनको जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है आपको किसको? के सिवन को। देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अलग हैं जो कलाम साहब हैं, जो अपने चैनल का जो है लोगो भी है। तो मिसाइल मैन जो है ये कलाम साहब है, रॉकेट मैन हो के सिवन है, जल मैन राजेंद्र है, पक्षी मैन सलीम अली है। तो इस प्रकार से टाइगर मैन कैलाश सांखला है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जामिनर ने उठाया है, इसीलिए बताना उचित समझा। इसके अलावा
नीति आयोग के जो सीईओ हैं इनमें भी चेंजेस आ गई है। तो ये सुब्रमण्यम साहब जो है वर्तमान में है, ये किसका स्थान लिए? तो परमेश्वरम साहब का स्थान लिए। तो वर्तमान में कौन है नीति आयोग के? सुब्रमण्यम साहब। नीति आयोग की बात करेंगे तो मोटे मोटे तौर पे जरूर याद रखना आपको, 2015 में आया था, योजना आयोग का स्थान लिया था नीति आयोग। इसके अध्यक्ष पीएम ही होते हैं और इसमें दो की पोस्ट है, एक तो उपाध्यक्ष और एक आपका सीईओ। जो पहला भी आपको मैंने बताया, पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनघरिया था और पहला सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी, जो एकमात्र महिला सीईओ भी अब तक बनी है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है सीईओ? तो सीईओ है बीआर सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका सुमन कुमार बेरी है, जो किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार साहब का। राजीव कुमार में कंफ्यूज नहीं होना है, राजीव कुमार एक मुख्य चुनाव आयुक्त भी है वर्तमान में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, वो भी उनका भी नाम राजीव कुमार ही है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विदेश मंत्री तो आप जानते ही हैं जयशंकर साहब को। इसके अलावा जो अन्य मंत्री है ज़्यादा पॉपुलर वो नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा मरियप्पन थंगवेल्लू का संबंध किस खेल से है? देखिए, खेल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो सभी जो है जो ज़्यादा जाना पहचाना नाम है या भी किसी प्रकार से कीर्तिमान हासिल किया है किसी खेल में, खास करके ओलंपिक और आपका कॉमनवेल्थ में, तो उन्हें जरूर ध्यान रखें कि ये किस खेल से संबंधित है ना। तो ये पैरा हाई जंपिंग से संबंधित है आपका कौन? मरियप्पन थंगवेल्लू, ये पैरा के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा पैरा मरियप्पन थंगवेल्लू जो है 2016 में रियो पैरा ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पे गोल्ड भी जीते थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये फेमस हुए। इसके अलावा अवनी लेखरा का अगला नंबर है पूछे जाने की। अवनी लेखरा का संबंध जो है ये पैरा शूटिंग से है ना। इन्होंने 2 पदक जीते थे, 2 पदक जीते थे आपका कहाँ पे? ओलंपिक के अंदर, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, इनके ब्रांड अम्बेसडर भी है आपका कौन? अवनी लखेरा, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे है ना। अवनी लखेरा को पद्मश्री भी दिया गया है। भवानी देवी ये तलवारबाजी से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, भवानी देवी तलवारबाजी। हिमा दास ये धावक हैं और हिमा दास के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ से बिलोंग करती है, तो असम से 2 खिलाड़ी को ध्यान रखना, एक तो हिमा दास, एक लवलीना बोरगोहन। ठीक है, दोनों असम के हैं। निखत जरीन तेलंगाना का है, इनका भी पूछा जाता है। और मीराबाई चानू मणिपुर के हैं, तो इन्हें भी पूछा जाता है, जो वेट लिफ्टर से संबंधित है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए, जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसके बारे में मैं एकदम जो है आपको रटा दिया हूँ भाई। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स की उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। देखिए, टैक्स जनरली 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो अप्रत्यक्ष और एक आपका डायरेक्ट होता है। जैसे आप इनकम टैक्स अगर आप भर रहे हैं तो इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, आप सरकार को सीधे पे कर देते हो। लेकिन अगर आप साबुन खरीदते हैं तो उस पर जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उतने में आप लेते हो, फिर वो कंपनी वाला जो है सरकार को टैक्स देता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। उसी प्रकार के जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। आप जानते ही हैं कि इंडिया में सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एकमात्र एक जीएसटी ले आया गया। कब लागू हुआ था? 2017 में। कब? 1 जुलाई को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये बात भी ध्यान रखना, तो सबसे पहले असम में लागू हुआ था जीएसटी, है ना। इसके अलावा भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 279A है, मैं हमेशा संविधान को रिलेट करके बात करता हूं। मेरा ये प्रयास है कि आपको संविधान के अधिकांश आर्टिकल जो है रटा जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 4 नंबर आपको संविधान देता है जी, ये मानिए चाहे नहीं मानिए। अगर आप एग्जाम में नए हैं तो अभी नहीं एक्सपीरियंस आया होगा, अगर 4-5 एग्जाम अटेंड कर लीजिएगा तब आप इसके बारे में जानिएगा, इसकी महत्ता क्या है। 4-5 नंबर आपको पॉलिटी हमेशा दे के जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे सीजीएल दे रहे हो या एमटीएस दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय संविधान 279 ये जो है आर्टिकल, ये जीएसटी परिषद से संबंधित है। और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के जो वर्तमान वित्त मंत्री, जैसे वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। वित्त मंत्री से भी कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश करने वाले हैं इंडिया में, ये कौन है? तो भाई सबसे ज्यादा बार बजट जो पेश करने वाले हैं आपका, ये आपका मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के बारे में मैं एक चीज और बताया हूं कि ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में बने थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई किस पार्टी से बने थे? तो जनता पार्टी के सरकार से जो है आपका प्रधानमंत्री चुने गए थे। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो आज है वो तो 1980 में नामकरण हुआ है, इससे पहले जनता पार्टी था। ठीक है, इसके अलावा जीएसटी सर्वप्रथम ओल्ड में कब लगा था? तो फ्रांस में लगा था। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लगाया गया था। जीएसटी का मैक्सिमम रेट इंडिया में जो आपका किया गया है ये 28% है। जैसे कोई बच्चा ड्रीम 11 खेलता है, बहुत ही पॉपुलर है भाई आजकल इंडिया में ड्रीम 11 सर्किल क्या क्या होता है, जो वेटिंग गेम है, मतलब क्रिकेट वगैरह खेल से रिलेटेड है ना। तो इसमें जो आपका मैक्सिमम जीएसटी लगता है ना, तो 30% रखा है, तो ये अलग ही कैडर में आ गए हैं। लेकिन आप अगर लॉटरी वगैरह कोई जीतते हैं, जो आपका सरकार के द्वारा वेरीफाइड लॉटरी कंपनी है, तो आपका 28% जीएसटी लगेगा, यानी मैक्सिमम रेट जो है 28% है जीएसटी का। इसके अलावा इनमें से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन में ए सुटेबल बॉय दिया है मैंने, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल और गोल्डन गेट, ये 3 याद रखने को बोला है। बाद बाकी किताब के ऊपर एक पूरा पीडीएफ और पूरा वीडियो आप लोगों के लिए जो है मतलब सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूँ। आगे का काम श्रीमान जी आपका है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ए सुटेबल गर्ल, ए सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट, ये तीनों जरूर याद रखना, ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा
ओलिवर ट्विस्ट ये चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये आपका लिखा गया है किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया है ना, यानी जीवों की उत्पत्ति, इसका हिंदी होना है ना। तो ये आपका जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। एक दास कैपिटल इस प्रकार का पुस्तक है, जिन्हें भी पूछा जाता है दास कैपिटल, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखे हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रश्दी की पुस्तक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रेन है। इसके अलावा द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, ये लिखे हैं आपका किरण देसाई, इसके लिए इन्हें जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है, 2008 में इसे भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। अभी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है हाल वाला, यानी 2022 वाला, ये किसको दिया गया है? तो ये गीतांजलि श्री के पुस्तक द रेत की समाधि, इसके अंग्रेजी में करेंगे द टॉम्ब ऑफ सैंड होगा, है ना। तो इस पुस्तक को जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। कई बार मैं ये भी क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 2005 ईस्वी में। देखिए बुकर दो प्रकार के होते हैं, एक ओरिजिनल बुकर पुरस्कार होते हैं, है ना, और एक आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार नया वाला है, इसे 2005 में शुरू किया गया है। ये वैसे किताब को दिया जाता है चाहे किसी भी भाषा में लिखा गया हो, लेकिन अंग्रेजी रूपांतरण हो जाए तो ऐसे पुस्तक को मिल सकती है। इसीलिए रेत की समाधि जो है ये हिंदी भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसे अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया दूसरे राइटर के द्वारा। बाद में इस पुस्तक को जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार 2022 जो मिला है, बुकर 2022, ये करुणा सेहान तिलका को मिला है। इनके पुस्तक का नाम है द सेवन मून ऑफ माली अल्मेरा, है ना, द सेवन मून ऑफ माली अल्मेरा, इस प्रकार की पुस्तक के नाम है। करुणा सेहान तिलका जो श्रीलंका के हैं, उनको बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के विजेता शरद कमल किस खेल से जुड़ा हुआ है? सब दिन बताया भाई, व्यक्तिगत रूप से भी सर्वाधिक पदक बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में यही इन्होंने ही जीता था भारत के लिए, ठीक है। तो ये आपका टेबल टेनिस स्टार है शरद कमल, बताइएगा जरूर बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था। भारत को कितने पदक मिले थे? 61 पदक मिले थे, जिसमें 22 गोल्ड मिले थे, 16 रजत और 23 जो है आपका ब्रॉन्ज मिला था। और इन इतने पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया था। पहला स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किए थे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, तो ये बात भी ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत जो है ये आपका हुआ था जी 1930 हैमिल्टन कनाडा से। भारत भाग ले रहे हैं 1934 लंदन वाले कॉमनवेल्थ गेम से, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब देखिए जो बर्मिंघम में हुआ था ना कॉमनवेल्थ गेम 2022, इसमें शरद कमल ने 4 पदक जीता था, जिसमें 3 गोल्ड और एगो जो है सिल्वर जीते थे। ये व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीते थे, इसीलिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 जो इकलौते खिलाड़ी शरद कमल को दिया गया है। इससे पहले जो पिछले साल मेजर ध्यानचंद 2021 में दिया गया था, ये 12 खिलाड़ी को दिया गया था, जिसमें पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और 2 बाहरी, एगो सुनील छेत्री, एगो मिताली राज। तो इस प्रकार से 12 खिलाड़ी को दिया गया था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1991 में होता है। इसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसकी नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। और सबसे पहले ये पुरस्कार विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के मास्टर है, ग्रैंड मास्टर इंडिया में, पहला इन्हीं को दिया गया था, ठीक है। माइंड मास्टर इनके किताब के नाम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, शतरंज के जो जादूगर है विश्वनाथ आनंद उनके। अच्छा, मेजर ध्यानचंद के जो मेजर ध्यानचंद जो है इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय वाला और विश्व वाला, ठीक है। इसके अलावा बुलंद दरवाजा किस इमारत में लगी हुई है? देखिए बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, यहाँ पे लगा हुआ है। यह अकबर के समय में ज़्यादा फले फूले, है ना। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था, ठीक है। एक विजय स्तंभ इसी प्रकार से है, तो विजय स्तंभ जो है ये आपका राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है, जो आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन एक विजय स्तंभ है जो आपका राणा कुंभा ने बनवाया था, और एक आपका जो है बुलंद दरवाजा है जो फतेहपुर सिकरी में है अकबर के समय। इबादत खाना की स्थापना भी अकबर ने ही करवाया था, जो फतेहपुर सिकरी में ही अवस्थित है ना। इबादत खाना के अंदर ही अकबर जो है, अकबर का उपासना भवन कहा जाता है इसे, इसमें जो है अपना प्रे वगैरह करते थे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो मुगलों में गार्डन प्रकार की प्रथम मकबरा है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। नीला गुंबद यहीं पे स्थित है हुमायूं के मकबरा के पास ही, जो कहाँ पे है? दिल्ली में। इसे कौन बनवाया था? तो बेगा बेगम ने बनवाया था, या फिर इसे ही हाजी बेगम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो 1206 में दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश की स्थापना किए थे, और इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। ये कैसे मरे थे ये भी पूछा जाता है, तो घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय मरे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कब? 1210 में। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, जलीकट्टू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, लेकिन बच्चे ने बताया कि पूछा गया था, तो पूछा गया होगा। जलीकट्टू जो है ये आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। थाईपुसम भी तमिलनाडु का है, पोंगल भी तमिलनाडु का, और पोतांदू भी तमिलनाडु का। मैंने सब रटा रखा है। थाईपुसम में भगवान मुरुगन की पूजा होती है,
है ना। और पोंगल में मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, उसी समय तमिलनाडु में पोंगल और केरल में मकर बिलक्कू सेलिब्रेट करते हैं। तो मकर बिलक्कू में अयप्पा की पूजा होती है जो केरल में होती है, और तमिलनाडु में जो पोंगल होती है इसमें आपका भगवान सूर्य, भगवान इंद्र और गाय की पूजा होती है, क्योंकि ये 4 दिन चलती है। पोंगल के पहला दिन इंद्र की पूजा होती है, सेकेंड दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है, थर्ड दिन गाय की पूजा होती है, और चौथा दिन जो कन्नुम पोंगल कहते हैं चौथा दिन को, उसमें जो है किसी की पूजा नहीं होती है। मिलते जुलते भाईचारा के साथ पोंगल की समाप्ति की जाती है। पोतांदु जो है ये तमिल का नव वर्ष है, जब हम नव वर्ष सेलिब्रेट करते हैं केरल के अंदर बीसू के नाम से, उसी दिन जो है आपका तमिलनाडु में पोतांदु के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप यहाँ आ जाएंगे कहाँ, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में, तो इसे उगादी कहा जाता है। अगर आप चले जाएंगे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, तो इसे नवरेह कहा जाता है। ये सब नव वर्ष त्यौहार है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? भैया गुप्त वंश, देखिए अभी मैंने इससे पहले वाले शिफ्ट में एक चीज़ इस पे जोर डाल के बताया था, जब आपसे पूछा गया था कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो मैंने वास्तविक वाला 3-4 क्वेश्चन जो है आपको बताया था। मैं चोट खाया हुआ इंसान हूँ, इसीलिए आपको चोट खाने नहीं दूंगा। देखिए वास्तविक संस्थापक वाला काफ़ी क्वेश्चन आता है, जैसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको ऋषभ देव आंसर नहीं देना है, महावीर आंसर देना है, क्योंकि आप जानते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक ऋषभ देव है। लेकिन अगर वास्तविक शब्द लगा दिया जाए कि भाई वास्तविक संस्थापक कौन है जैन धर्म के, तो आपको महावीर आंसर देना है। उसी प्रकार से अभी मैंने बताया कि भाई गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक हैं, है ना, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कहे तो इल्तुतमिश को आंसर लगा के आइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने अभी बताया था कि गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्रीगुप्ता हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम लगा के आइएगा, जो यहाँ पे छप गया। मेरा बात सुन ही रहा था क्या, है ना। शुंग वंश के संस्थापक कौन है भैया? पुष्यमित्र शुंग, ये ब्राह्मण थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, अभिभावक कहिए, गुरु कहिए, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों इन्हीं का नाम है। और चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया सर्वश्रेष्ठ कृति है ये अर्थशास्त्र है, तो इन्हें भी ध्यान रखिए, किसी कोने में अर्थशास्त्र भी पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है किस पे आधारित है, तो कानून पे आधारित है। ठीक है, इसके अलावा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है भैया? हर्यक वंश के संस्थापक आपका कौन है? तो बिंबिसार है। इसे जो है पितृहंता वंश कहा जाता है, पितृहंता वंश, क्योंकि हर शासक अपने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था, है ना, अजातशत्रु गद्दी संभाले थे। ठीक है, इसके बाद कुनिक आए, उदयन आए, इसी में सब है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम मैंने बताया। जैसे कि अब प्रश्न आया तो आपको आंसर देना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या विशेषता होती है? अब ऑप्शन तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मैं आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की क्या नदियां में विशेषता होती है भाई, तो इसमें जल की कम होती है, मतलब जल की मात्रा कम होती है, जल की बहाव भी धीमी होती है, क्योंकि जब जल कम रहेगा तो बहाव धीमी है भाई, करंट ही नहीं है ना। उभरा हुआ स्थल होता है, मतलब इसकी जो है ना अंदर से जो सतह होता है उभरा हुआ होता है ना। इसके अलावा नदी साफ होती है, ज़्यादा गाद वगैरह नहीं होता है, क्योंकि हर साल जो है इसमें मतलब बाढ़ वाली पानी तो जल्दी आती नहीं है, तो ये गाद वगैरह कम आती है इसमें। जैसे आपका गंगा वगैरह में गाद काफ़ी आती है, लेकिन इसमें नहीं आती है, तो ये साफ रहता है, पानी धीमे स्पीड में चलती है, उभरा हुआ सतल होता है। ये सब आपका प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियों की विशेषता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी पर ही आपके जयकेबाड़ी परियोजना स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपका कृष्णा नदी है। कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये किस किस राज्य से होकर बहती है? ये क्वेश्चन पूछा गया हाल फिलहाल में, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर जो है आपका कृष्णा नदी बहती है, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है ये महानदी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जिसपे आपका हीराकुंड बांध परियोजना है, जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है। सबसे ऊंची बांध परियोजना आपका भागीरथी नदी पर कौन सा है? टिहरी बांध परियोजना, जो उत्तराखंड में है। और सबसे ऊंचे ज्वारीय वाला बांध परियोजना कौन सा है? भाखड़ा नांगल, जो सतलज नदी पे है, ज्वारीय बांध परियोजना। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है जो अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के बारे में इससे पहले हमने समझा ही दिया था। महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा। सोन चली जाती है बिहार की तरफ, और नर्मदा आ जाती है उल्टी दिशा में। ठीक है, ये बात बताए थे। नर्मदा को जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी पे ओमकारेश्वर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लाए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।